आकाशवाणी पूर्णिया सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं शिवाजी। श्रोताओं, महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार सितंबर माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है और इसके अंतर्गत पूरे माह अलग अलग विभागों द्वारा लोगों के बीच पोषण संबंधी जागरूकता फैलाया जा रहा है। इस वर्ष पोषण माह का थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। इस वर्ष इसका उद्देश्य है जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना। श्रोताओं, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हम अपने मानव संसाधन को स्वस्थ और मजबूत बनाएं। इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ऋचा झा, विभागाध्यक्ष हैं प्रसूति रोग विभाग जीएमसीएच पूर्णिया की। डॉक्टर ऋचा, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, पूरे माह हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार यह प्रयास कर रही है कि जो हमारा नई पीढ़ी आए वो पोषित हो, सुपोषित हो। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि क्या है कुपोषण। कुपोषण जो है वो अपने में पोषण की कमी किसी तरह से या सही पोषण ना होना अपने आप में कुपोषण को परिभाषित करता है। तो जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो एक चीज होती है जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, यानी बीएमआई साधारण भाषा में बोलें तो बीएमआई जो है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका। किसी भी व्यक्ति का वजन बटे उनका जो हाइट है इन मीटर स्क्वायर, इससे हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल लोगों का जो है वो 18 से 24 के बीच में बोला जाता है कि बीएमआई होना चाहिए। ये एक हेल्दी व्यक्ति की पहचान होती है। कुपोषण का अर्थ हुआ या तो 18 से कम बीएमआई हो या तो अगर 24 से ज्यादा हो। तो अभी की जो पीढ़ी है, यानी हमारे भारत में अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। कुपोषित लोगों की भी संख्या कम हुई है पहले से, लेकिन अभी भी काफी है। काफी पर्याप्त मात्रा में कुपोषण भी देखा गया है और साथ साथ में अधिक पोषण, जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी वगैरह, जिस बीमारी के अंतर्गत आता है, वह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी हमारा उभरता हुआ देश झेल रहा है। जी, इससे पहले कि हम इसके अलग अलग चरणों पर बात करें, मैम ये समझना चाहेंगे कि भारत में, या यूं कहे कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, बिहार और पूर्णिया खासकर बात करें, तो क्या मुख्य कारण आप देखती हैं कुपोषण का? जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जानकारी की बहुत बड़ी कमी है। लोगों में जागरूकता की कमी, जानकारी की कमी, यह सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग अपने स्वास्थ्य को अहमियत नहीं देते। उन्हें लगता है कि यह तो बहुत ही सामान्य चीज है, खाएंगे पिएंगे तो हो जाएगा। लेकिन यह जरूरी बात है कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए हमें सब लोगों को जागरूक करना है। तो जैसे पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन होता था कि जीरो हंगर हमें अचीव करना था। ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत भी 2030 तक अभी भी हम लोग इसको मान के चलते हैं कि जीरो हंगर हमें अचीव करना है। बट मुझे लगता है अब एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब जीरो हंगर जो अभी सरकार के जितने चलाए हुए प्रोग्राम्स हैं, जैसे आईसीडीएस के तहत जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मिड डे मील हो गया या स्तनपान के विषय में जो जागरूकता हो रही है, तो अब हंगर एज सच देखिएगा तो उससे उतनी मौतें नहीं होती हैं जितना कि कुपोषण यानी लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन के कारण हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, गरीबी, बेरोजगारी और बाकी के जो सोशल फैक्टर्स हैं, इनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये जब कोविड का जो हमारा पैंडेमिक गुजरा है, यह इसने एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है हमारे इस पोषण कार्यक्रम में और कुपोषण होने में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट खो दिया है और उन्हें लैक ऑफ सर्विसेज हो रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं स्वास्थ्य संस्थानों में। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है। जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो पोषण युक्त भोजन नहीं करना कुपोषण है और यही कारण है कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो कुपोषित हो रहे हैं। इस बार जो थीम है, जो केंद्र बिंदु है भारत सरकार का, वो है कि मानव जीवन के जो 4 चरण हैं उनको महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें सबसे पहले है गर्भावस्था। तो अगर हम गर्भावस्था के समय पोषण की बात करें तो किस किस तरह के पोषण की आवश्यकता होती है और आप क्या सलाह देती हैं इस तरह के पेशेंट को? देखिए, हम जो कहते हैं और जो हम जनरली सलाह देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो एक नॉर्मल जो स्त्री है उसके रिक्वायरमेंट से लगभग 400 से 500 किलो कैलोरीज अधिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है गर्भावस्था और ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब जब वह स्तनपान करा रही होती है तब। तो यह जो है, ये किसी भी
व्यक्ति का जो शुरुआत के 1000 दिन होते हैं, 1000 दिन मतलब 270 दिन गर्भावस्था के हो गए और बाकी का जो उनका जो 730 दिन हो गए, जो 2 साल मतलब शुरुआत के 2 साल जो है, अगर इन 1000 दिनों में हमने किसी भी व्यक्ति के पोषण का बढ़िया से ध्यान रख लिया या अगर उन्हें उचित ध्यान रखा गया तो फिर आगे चलकर उन्हें पोषण की कमी या कुपोषण होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो इसकी शुरुआत जो है वो गर्भावस्था से ही हो जाती है। गर्भावस्था में जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल से लगभग 400 से 500 किलो कैलोरी अधिक लेने की आवश्यकता होती है। तो यह जो है ये ट्राइमेस्टर वाइज हम लोग बात करते हैं। जैसे पहली तिमाही जो है उसमें महिलाओं को अधिकतर प्रॉब्लम होती है, जैसे वह उल्टी आती है या मिचली होती है, नहीं खा पाती हैं। उस समय उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है यानी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में तो यह रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो इस समय अधिक भोजन लेना या न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की, यानी कि हर एक किसी भी एक मानक का जो एक लिमिट तय किया गया है सरकार द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा कि कितना होना चाहिए उसके डाइट में, जो न्यूट्रिशनिस्ट्स बैठकर डिसाइड करते हैं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को कितना मिलना चाहिए। तो अब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आते हैं और प्रोटीन भी आता है। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें हम लोग सबसे पहले तो आयरन की कमी जो सबसे ज्यादा देखा गया है, क्योंकि अभी हम देखते हैं लगभग 58%, ये एनएफएचएस का डेटा ही है, 58% जो है हमारी भारतीय महिलाएं दे आर अनीमिक, है ना। तो ये सबसे बड़ा एक कारण है जिसके कारण से अधिक रक्तस्राव होने की भी संभावना होती है उन्हें डिलीवरी के समय। बच्चा जो है वो एसडीए यानी कि स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज या एफजीआर जिसको हम लोग बोलते हैं वह हो जाता है। तो वो हो गया। इसके अलावा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो लगभग 1.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट उन्हें चाहिए पर डे, है ना। यानी हर दिन अगर मान लीजिए कोई 60 किलो की महिला है तो उन्हें ऑन एन एवरेज 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है हर एक दिन। ये आरडीए है। तो प्रोटीन के लिए अधिक मात्रा में दाल लेना या फिर जो सोया बड़ी वगैरह, राजमा, चना, पनीर, यह सब ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, या फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अंडा, मीट, मछली, यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। इसके अलावा जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हम करते हैं तो आयोडीन एक बहुत ही बड़ा एक सब्सटेंस है जो हम लोग मानते हैं जो बच्चे के ब्रेन के विकास में बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आयोडीन की अगर हम मान के चलें तो 200 to 220 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है आयोडीन की हमें शुरुआत में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यह भी एक और फूड फोर्टिफिकेशन जो हम जानते हैं कि अभी नमक में आयोडीन को हम लोग सरकार की तरफ से मिलाकर दिया जाता है जिससे कि यह कमी पूरी की जा सके। इसके अलावा अन्य भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं जैसे कि जिंक हो गया, विटामिन डी हो गया, तो यह सब भी उचित मात्रा में देना बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है जिसकी सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो कैल्शियम जो है इसका जो आरडीए हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो लगभग 1000 से 1200 mg कैल्शियम देना चाहिए। तो जो एक सामान्य कैल्शियम टैबलेट है वो 500 mg का आता है। तो दिन में 2 बार कैल्शियम का टैबलेट लेना चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को। और यह ना सिर्फ उन्हें उनके बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है बल्कि इन्हें हाइपरटेंशन यानी प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में होने वाला जो हाइपरटेंशन है उससे भी बचाव करता है। तो यही सब चीजें हैं जो हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत ही जरूरी है इनको अपने डाइट में इंक्लूड करना। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती है, खासकर ग्रामीण परिवेश की हम अगर बात करें तो बहुत देर से वो अस्पताल तक पहुंचती हैं, डॉक्टर के संपर्क में आती है। तो क्या इसको भी आप एक कारण मानती हैं कि देर से पहुंचने से भी जो पोषण उचित मिलना चाहिए था वो समय पर नहीं मिल पाता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है अभी तक कि जब हम रजिस्टर्स की या अपने रिकॉर्ड्स को खंगाल कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारी महिलाएं सीधे चौथा महीना, 5वां महीना या कई बार तो सीधा 8वें महीने में पहुंचती हैं पहली बार अस्पताल। तो इसकी कमी को भी पूरा करने के लिए सरकार ने हर जगह आंगनवाड़ी वर्कर्स या हमारी आशा दीदी जो हैं वो हर घर घर जाकर भी आयरन टैबलेट्स बांटती हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगाती हैं और महिलाओं को कुपोषण या सही
क्या उन्हें खाना चाहिए इसके बारे में जागरूक करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाती या किसी भी कारण से इन स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती हैं। अगर कोई ऐसी महिला, गर्भवती महिला जो देर से पहुंचती है और वो कुपोषित अवस्था में पहुंचती है, तो जीएमसीएच पूर्णिया में क्या कुछ व्यवस्था है उसके लिए? देखिए, जीएमसीएच पूर्णिया में सबसे पहले तो जब हमारे पास महिलाएं आती हैं और अगर काफी क्रिटिकल कंडीशन में आती हैं, तो फर्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी होता है वह है कि उनकी जान बचाना या उन्हें रिससिटेट करना। तो अगर काफी, जैसे अगर एनीमिक आती हैं पेशेंट्स, तो उस समय तो आयरन की कमी जो है वो उसके कारण ही हीमोग्लोबिन कम हुआ है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उस समय आयरन देने से या आयरन टैबलेट देने से तो उनकी तुरंत में बढ़ेगा नहीं उनका हीमोग्लोबिन। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर 24/7 ब्लड बैंक है, जहां पे कि हर समय हर ग्रुप का ब्लड अवेलेबल रहता है। तो वैसी महिलाओं को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह देते हैं और यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। जी, काफी कुछ सुविधाएं जीएमसीएच में दी गई है। एक जो दूसरा और महत्वपूर्ण चरण होता है, बच्चे के जन्म के बाद शिशुआवस्था होता है। तो उस स्थिति में बच्चे, खासकर इस एरिया की हम बात करें, तो आप क्या देखते हैं बच्चे में, किस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं, अगर हम पोषण संबंधी बात करें तो? जी, तो यदि अगर कोई महिला जिसने कि अपने तीनों तिमाही में अपने बढ़िया से जांच कराया है या आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन वो ले रही है, प्रोटीन ले रही है, तो जनरली हम देखते हैं कि किसी भी शिशु का जो है, अगर उनका बर्थ वेट 2.5 किलो से ऊपर का है, 2.5 केजी को हम लोगों ने एक मानक स्थापित किया है। अगर 2.5 से ऊपर का वजन है, 2.5 केजी से ऊपर का वजन है बच्चे में, तो फिर वह बच्चा अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज कहलाता है। लेकिन अगर वह कम है तो उसे हम लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, यानी 2.5 किलो से कम का बच्चा। तो अगर ऐसी कुपोषित महिलाएं जनरली लो बर्थ वेट बेबीज को जन्म देती हैं और ऐसे बच्चे जो हैं वो काफी बीमार चलते हैं, इन्हें कैचअप ग्रोथ में भी दिक्कत आती है, इन्हें जन्म के बाद भी इन्हें हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, सांस लेने में दिक्कत या फिर रिपीटेड इन्फेक्शंस होने की संभावना देखी जाती है ऐसे बच्चों में। ऐसे बच्चे जनरली दूध भी बहुत देरी से पकड़ पाते हैं या फिर बार बार बीमार पड़ते हैं, जिसके कारण उन्हें बार बार अस्पताल में भी भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। जी, जो कुपोषित बच्चे जन्म लेते हैं उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था जीएमसीएच में किया गया है? जी, यहाँ पे हमारा एनआरपी सेंटर है, जहाँ पे न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर है। एनआरसी जो हम एसएनसीयू और एनआरसी दोनों आपस में काफी कोऑर्डिनेटेड वे में इन लोग चलाते हैं। और जैसे कुपोषित बच्चे जो हैं वो डॉक्टर के राउंड्स होते हैं, वहां पर उन्हें सलाह दी जाती है और जिस भी डिपार्टमेंट का उन्हें दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले प्रॉपर न्यूट्रिशन या पोषण कैसे लिया जाए, कैसे कितना डाइट होना चाहिए, उसके बारे में बताया जाता है। पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी जाती है और साथ में यहाँ इन हाउस कुक हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर खाना बनाकर जो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है, टेलर्ड नीड है उस बच्चे के हिसाब से, उनको वो प्रोवाइड किया जाता है। प्लस इसके अलावा भी लो बर्थ वेट बच्चे या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, उनके लिए डॉक्टर्स की भी स्पेशल व्यवस्था है, जो सुबह शाम राउंड लेते हैं डॉक्टर्स। और ऐसे बच्चों को ईयर मार्क करके हम लोग फिर आगे भी उन्हें जिस डिपार्टमेंट में भी उनकी जरूरत होती है, जहां उन्हें रेफर करने की जरूरत होती है, वहां उन्हें दिखाया जाता है। जी, जीवन चक्र की बात की गई है मानव के, उसमें किशोरावस्था भी एक महत्वपूर्ण होता है। खासकर अगर हम लड़कियों की बात करें किशोरावस्था का, तो उसमें क्या कुछ किस तरह के पोषण की आवश्यकता होती है और आपका इस क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन क्या है? इस क्षेत्र की जो मुझे ये सबसे मार्क करने की बात लगी है कि किशोरावस्था में भी जो लड़कियां हैं वह भी स्कूल, एक यदि या तो जाएं सरकारी स्कूल तो वहां मिड डे मील की व्यवस्था है जो प्रोवाइड करता है उनका जो न्यूट्रिटिव नीड्स है उसको केटर करता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं। इसका कारण हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उस लायक नहीं, उतना फाइनेंशियली एबल नहीं है कि उनको स्कूल भेज सकें, या और भी घर में कोई और कारण हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को भी जितना जल्दी हो सके, अगर माँ के साथ, जब माँ आती हैं अस्पताल चेकअप के लिए, तो साथ में आ सकती हैं। दूसरा है कि ऐसे बच्चों में कई बार वर्म इन्फेस्टेशन यानी कि हुक वर्म इन्फेस्टेशन का बहुत ज्यादा इंसिडेंस देखा गया है। तो इस तरह के बच्चों को एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम का टैबलेट जो है वो हम लोग कृमि दिवस चलाते हैं या फिर कृमि सप्ताह चलता है, जिसमें हर बच्चे को इस
या एल्बेंडाजोल टैबलेट दिया जाना चाहिए। तो ये देने से काफी हद तक अनीमिया की कमी जो है वो दूर हो सकती है, या ब्लड में जो इनकी कमी आती है हुकवर्म इन्फेस्टेशन के कारण वह दूर किया जा सकता है। जी, इस बार का उद्देश्य यह भी है सरकार का कि जो पोषण संबंधी जानकारी है, जो समझ है, वो भी लोगों में विकसित किया जाए। तो जब आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं जो कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार है, तो उनको आप क्या क्या सलाह देती है, किस तरह समझाती हैं? देखिए, सबसे तो ये बड़ी बात है कि जो हमारा ओपीडी जाता है काफी व्यस्त जाता है, लेकिन मेरी यह अपील है जितने भी मेरे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 मिनट जरूर रुक कर ऐसे महिलाओं को एक्स्ट्रा समय देने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं इन्हें समझेंगे तो फिर घर पर इन्हें समझने वाला शायद ही कोई है जो इनकी एक्चुअल नीड्स को समझे, जो इन्हें इनकी परेशानियों को समझ पाए। तो इन्हें यह बताना बहुत जरूरी है कि अगर महिलाएं स्वयं कुपोषित होंगी तो वह कभी भी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, और अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो है वह कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इन लोगों को जागरूक करना बहुत बहुत जरूरी है कि कम से कम जो गर्भावस्था का समय है या फिर जब वह स्तनपान करा रही हैं तो अपने खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखें। खाने में हरी साग सब्जियां, दाल, दूध, इस तरह के पदार्थ को ज्यादा इंक्लूड करना है। पानी की मात्रा अधिक लेनी है ताकि वह हर तरह से डिहाइड्रेशन से बच सकें। और इसके अलावा भी अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखें, इस पर भी हम बहुत उन्हें जानकारी देते हैं। बच्चे का जन्म होते ही जो शुरुआत में जो आने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध है, जिसे हम कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, वह भी पिलाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वह बच्चे का पहला टीका माना जाता है और बच्चे को वह रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। इसके अलावा 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध पिलाना चाहिए, ऊपरी कोई आहार नहीं देना चाहिए, और ना ही उन्हें इसके अलावा कुछ भी जैसे हनी या शहद वगैरह देते हैं या पानी दिया जाता है बच्चों को, तो इस तरह का चीज नहीं देना चाहिए। 5वें 5वें महीने से साथ में कुछ पूरक आहार भी बच्चे को दिया जाना चाहिए, जिसे हम वीनिंग बोलते हैं। तो आजकल अर्ली वीनिंग का कॉन्सेप्ट है कि 4-5वें महीने से ही शुरू कर दिया जाता है। तो कुछ भी सेमी सॉलिड चीज जैसे केला को मैश करके हो गया, या सूजी हो गई, खिचड़ी हो गई, दलिया, इस तरह के देना चाहिए। और 1 साल के बाद बच्चा जो है वह प्रॉपर जो हमारे घर में जो हम खाते हैं वह आहार ले सकता है बच्चा। जी, एक गर्भवती महिला के लिए स्वस्थ जीवन शैली क्या होनी चाहिए? गर्भवती महिला का स्वस्थ जीवन शैली की अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी उनका तो आहार तो है ही। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना या योगा करना या अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी साफ सफाई करना, यह भी बहुत जरूरी है। अपने नाखून हमेशा उन्हें ट्रिम करके रखने चाहिए या काट कर रखने चाहिए, क्योंकि नाखून के अंदर भी कई बार उसी की वजह से जो वर्म इन्फेस्टेशन, हुकवर्म वगैरह होने की संभावना होती है। तो साफ सफाई का ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र आना चाहिए और डॉक्टर की सलाह संपर्क में हमेशा रहना चाहिए। जी, इस पोषण माह में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रोताओं से मेरी यही अपील है कि आसपास जिनको भी आप जानते हैं, जो भी गर्भावस्था में खासकर जो महिलाएं हैं, उनका अतिरिक्त ध्यान रखें, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि गर्भावस्था जो है ना वह वही नींव है। एक स्वस्थ बच्चे की नींव है, एक स्वस्थ भारत की नींव वहीं से शुरू होती है। तो अगर हमने इस समय, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत के 1000 दिन अगर हमने थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दिया ऐसे बच्चों पर, तो आगे ये बच्चे काफी हद तक कुपोषित होने से बच पाएंगे। और जैसा कि इस बार का थीम है हमारा कि हमें सशक्त बनाना है, हमें राष्ट्र को सशक्त बनाना है, हमें जीवन के हर चक्र पर कुपोषण से लड़ना है और इसे दूर करना है। तो न सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स को, बल्कि आसपास जो हमारे जितने भी लोग हैं, जैसे बूढ़े हो गए, जो छोटे बच्चे हो गए, या जो मजदूर हैं जो काम करते हैं खेतों में, उन्हें भी अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। तो यह जो हम कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, यह सिर्फ एज के हिसाब से नहीं होता, यह जितना फिजिकल एक्टिविटी जो कोई मनुष्य कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अपने फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपको कितना पोषण लेना चाहिए यह भी बहुत जरूरी है, और इस बात का ध्यान रखते हुए, इस बात को समझते हुए हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए डाइट किसी को भी। जी, डॉक्टर ऋचा, आपने जो जानकारी दी है पोषण संबंधी, निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत कारगर उपाय के रूप में ये साबित होगा, और जो कुपोषण से हमारी लड़ाई है, सरकार की भी लड़ाई है और डॉक्टरों की भी जो लड़ाई है वो उसमें हमें सफलता मिलेगी। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।